हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं, जो आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। ओके, और सभी को हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे सभी को लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम मिल चुका है आपको। आंसर क्या होगा? द्रविड़। ओके, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ कहलाती है। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पॉइंट्स बताऊंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो उत्तर भारत होते हैं ना, उनके मंदिरों की शैली जो होती है ना, वो तो कहलाती है नागर। ठीक है, नागर उत्तर भारत मंदिरों की शैली। और जो दक्षिण भारत मंदिरों की शैली है वो क्या कहलाती है? द्रविड़ कहलाती है। लेकिन अगर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव आ जाए ना किसी मंदिर में, तो वो शैली कहलाती है वेसर। ओके, वेसर। ये मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है यहाँ पे, देख लीजिएगा। और पंचायतन शैली कौन सी होती है? जब मुख्य मंदिर होता है ना, जो वो 4 सहायक मंदिरों से जब घिरा हो ना, तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। होता है ना, बीच में एक मंदिर बना दिया जाता है और 4 मंदिर और बनाए जाते हैं उसके चारों ओर, तो उस शैली को कहते हैं पंचायतन शैली। आई होप सारी शैली आपको क्लियर हो गई होंगी, पेपर में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए, इनमें से भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन टाइम अप होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, लेकिन इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इतिहास का पिता हेरोडोटस और पुरातत्व शास्त्र का सर अलेक्जेंडर कनिंगम। और हाँ, हेरोडोटस ने एक काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी है, पेपर में पूछ ली जाती है, उसका नाम भी याद रख लिएगा। या ओके, हिस्टोरिका। क्या है पुस्तक का नाम? हिस्टोरिका। मैं लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? आप बताइए, पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए जल्दी से आंसर। तो टाइम आप। आंसर क्या होगा इसका? विपाशा। ओके, विपाशा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए बाकी की नदियाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कौन सा किस नदी का पुराना नाम है। वित्स्ता जो है वो झेलम नदी का पुराना नाम है। ओके, झेलम नदी का। नेक्स्ट है स्वस्तु जो है स्वात नदी थी एक, उसका स्वात नदी है, एक आधुनिक नाम है जिसका, उसका पुराना नाम है स्वस्तु। और जो परुषणी है वो रावी नदी का पुराना नाम है। ये भी याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा के एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? आप बताइए, दीवान ए अर्ज की स्थापना इनमें से किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की। और ये जो दीवान ए अर्ज था ये एक सैन्य विभाग था। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बताइए, कौन सा था अंतिम मुगल शासक जो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा था? उसके बाद तो आपको पता है नादिर शाह आया था और ले गया था। इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह। ओके, मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह था जो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आप बताइए कौन थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 7th क्वेश्चन, हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया? अभी हाल ही में हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? अनिल कुमार भारती। ओके, अनिल कुमार भारती को शिक्षक गौरव सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप पर कौन है, यानी कि शीर्ष पर कौन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें टॉप पर कौन है, बताइए, दीजिए आंसर। टाइम अप होता है। नॉर्वे। ओके, नॉर्वे टॉप पर है। एक तो आपको टॉप कंट्री याद रखनी है जरूर, एक भारत की रैंकिंग याद रखनी है। तो नॉर्वे तो टॉप पर हो गया, और भारत की रैंकिंग कितनी है, 142वीं। ओके, 142वें नंबर पर भारत है। टोटल 180 देशों में से 142वां नंबर भारत को मिला है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, यानी कि किसके मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में आप कुछ करके जाओ या ना जाओ, एक पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पढ़ के जाया करो पेपर में, क्योंकि उनमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है आपको। जिसको इकोनॉमिक्स कम आती है वो पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पढ़ा करो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, महालनोबिस। ओके, नेक्स्ट है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। आप बताइए किस नदी पर बने हुए हैं इनमें से, दीजिए आंसर। टाइम आप। 10th का आंसर क्या होगा, चंबल। ओके, चंबल नदी पर ये बने हुए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, बस थोड़ा घुमा के पूछा है मैंने। देखती हूँ आज कौन कौन इसका आंसर ठीक देता है। दीजिए जल्दी से आंसर। वेरी गुड। तो टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका, सोवियत संघ में राजदूत थे, बताया था मैंने आपको। जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय के कितने भाग होते हैं। अब ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, तो बताइए कितने भाग होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किसी को करने हैं तो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी कंप्लीट, देख लेना जिसको देखना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ओके, जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। अब बताइए इनमें से कौन से पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, दीजिए आंसर। तो 13 का आंसर क्या होगा, उप प्रधानमंत्री। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं। आई होप सभी को तालव्य, मूर्धन्य जो वीडियो देख रहे हैं लगातार उनको क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। मैं डेली बता रही हूँ और मैं इसलिए करा रही हूँ ये आपको, ताकि पक्के हो जाए, क्योंकि मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको बताने का नहीं है, याद कराने का है, प्रैक्टिस कराने का है आपकी, ताकि अच्छे से रट जाए ये चीज़ें आपको। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, कौन से हैं तालव्य व्यंजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, च, छ, ज, झ। ओके, ये तालव्य व्यंजन है। अब मैं आपको बताती हूँ तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। मुंह के भीतर का जो अपर पार्ट होता है ना, उसका पिछला भाग, ओके, जो पिछले भाग से आवाज आए वो कौन से होते हैं, तालव्य व्यंजन। च, छ, ज, झ। अब जीभ देखो पीछे की तरफ टच हो रही है ना मुंह के ऊपर, तो वो हो गए तालव्य। और अगर आगे की तरफ टच हो रही होती जीभ तो कौन से होते, तो होते हैं मूर्धन्य। ओके, ट, ठ, ड, ढ, न, ये हो गए मूर्धन्य। आगे की तरफ जीभ टच हो रही है तो तालव्य मूर्धन्य हो गया क्लियर। अब देखिए कंठे होते हैं। कंठे कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ड़, जिनकी गले से आवाज है वो हो गए कंठे। ओके, त, थ, द, ध, न, ये कौन से होते हैं, दंत्य। दंत्य कौन से होते हैं, जो दांत पर टच हो जीभ। ओके, तो हो गए दंत्य। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे और याद भी हो ही गए होंगे आपको, इतने दिनों से कर रहे हो तो। नेक्स्ट है, नारीश्वर में कौन सी संधि है। अब बताइए कौन सी संधि है नारीश्वर में। दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि, दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर ठीक ही दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि। अब मैं आपको कितने दिन से प्रैक्टिस करा रही हूँ दीर्घ संधि। क्यों है दीर्घ संधि यहाँ पे, मैंने आपको रोज बताती हूँ। जब भी कभी, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ओके, जब भी कभी बड़े आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, आ, ई, उ, ये बड़ी मात्रा आ जाए, तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होती है। अब देखिए नारीश्वर में र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय, दीजिए आंसर।
अब तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लगी हूँ आंसर देने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि टाइम कम देते हो आप ऑप्शंस पढ़ने का। तो अब आपको टाइम थोड़ा 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिलने लगी हैं, तो टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व। आप देखिए पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, क्यों है? मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अच्छा बुरा, भला बुरा, पाप पुण्य, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हाइफन वाले इस टाइप के जब भी कभी आपको मिलते हैं शब्द, तो वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट। सिनोनिम ऑफ डोगमेटिक। ऑप्शन ए एंग्री, बी एक्सेसिवली ओपिनियनेटेड, सी विशियस, डी पावरफुल। आप बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। टाइम आप। 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्सेसिवली ओपिनियनेटेड। ओके, ओपिनियनेटेड। अब देखिए अत्यधिक कट्टरपंथी। डोगमेटिक क्या होता है? हठी या कट्टर। और एक्सेसिवली ओपिनियनेटेड भी क्या होता है? अत्यधिक कट्टरपंथी। तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एंग्री, एंग्री क्रोधित होता है। विशियस, विशियस क्या होता है? शातिर। पावरफुल, शक्तिशाली। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एक्सोडस। ऑप्शन ए इनफ्लक्स, बी होम कमिंग, सी रिटर्न, डी रेस्टोरेशन। दीजिए 18 का आंसर। ए बी सी या डी दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि होम कमिंग। तो अब देखिए एक्सोडस क्या होता है? कूच या निर्गमन, और इसका उल्टा बताना है तो क्या हो गया? होम कमिंग, यानी कि घर आना। कूच या निर्गमन, कुछ क्या होता है? कुछ करना, चले जाना। और होम कमिंग क्या? घर आना। तो इसका एंटोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स क्या होता है? वेगपूर्ण प्रवेश। इनफ्लक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रिटर्न, रिटर्न होता है वापस आना। रेस्टोरेशन क्या होता है? मरम्मत। नेक्स्ट, ईडियम। डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माई आईज। अब आपको थ्रो डस्ट इनटू माई आईज का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए ब्लाइंड समवन विद डस्ट, बी मिसलीड और कंफ्यूज, सी स्टेयर कॉन्स्टेंटली, डी ब्लिंक कंटिन्यूअसली। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम अप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मिसलीड और कंफ्यूज। देखो थ्रो डस्ट इनटू माय आईज क्या होता है? ये एक तरीके से आंखों में धूल झोंकना होता है, ठीक है ना? हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा ना सभी ने। तो इसका क्या हो गया? मिसलीड और कंफ्यूज, यानी कि गुमराह या भ्रमित करना। अब देखिए ब्लाइंड समवन विद डस्ट, किसी को अंधा कर देना डस्ट से, इसका मतलब ये है। स्टेयर कॉन्स्टेंटली, घूरना लगातार। ओके, कॉन्स्टेंटली। चलिए नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ऑप्शन ए क्रेडिबल, बी इनक्रेडिबल, सी क्रेडुलस, डी इनक्रेडुलस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी दीजिए जल्दी से। 5 सेकेंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि क्रेडुलस। अब देखिए रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी भी बात पर भरोसा कर ले, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रेडुलस, यानी कि विश्वासी। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या होता है? विश्वसनीय। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हो गया। इनक्रेडुलस, अब देखिए क्रेडुलस क्या था? विश्वास कर ले जो इजीली। तो इनक्रेडुलस क्या हो गया? संदेह करने वाला, शक करने वाला। चलिए अभी ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। तो सिनोनिम ऑफ डिकोरम, तो इसका आंसर क्या होगा? कोर्टेसी। डिकोरम क्या होता है? शिष्टाचार। और कोर्टेसी भी क्या होता है? शिष्टाचार या तमीज। अब बाकी की भी मैंने हिंदी डाल रखी है वो कैब्स की, सारे ऑप्शंस की। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एंटोनिम ऑफ एस्च्यू। अब नीचे कमेंट्स बॉक्स में सभी को आंसर देना है, ऑप्शन ए बी सी या डी। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर भी टाइप कर देना। वीडियो को लाइक कर दो और डेली ये जो क्विज रात को 9:30 बजे लाइव होता है, तो डेली रात को लाइव आइए और अपने आंसर
दीजिए। कोई डाउट हो वो भी साथ साथ पूछ सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अभी जो स्टूडेंट्स हैं शेयर कर दिया कीजिए। जो आप पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं सभी को जानती हूँ, सभी स्टूडेंट्स अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, नोटिफिकेशन बहुत कम स्टूडेंट्स के पास जा रही है, तो आपको जब भी किसी वीडियो में या कहीं भी वो उनसे बात होती है तो उनको बोलिए क्विज़ दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डेली रात को 9:30 बजे होता है, तो अगर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाएं, ओके, चैनल पर, और आंसर्स दें। तो वीडियो को जितना हो सके सभी स्टूडेंट शेयर करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके जाइएगा ज़रूर। वीडियो कैसी लगती है, कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हो। थैंक यू।